हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि यहां पर मैं जितने भी प्रश्न बताऊं सभी प्रश्न का आंसर आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली दफ़ा एग्ज़ाम देंगे इस सब्जेक्ट का, लेकिन उसके मन में बस एक ही प्रश्न है कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो होगा MCQ टाइप का होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है। तो मैं उन्हें क्लियरली बता दूं कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, MCQ टाइप के प्रश्न आएंगे और आपके प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन होंगे। आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, उसको जो है आपको टिक आउट करके आना है। ठीक है। तो पहला डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो होगा MCQ टाइप का होगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको जो है प्रश्न संख्या 41 से शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैं 40 प्रश्नों को बता दिया हूँ वीडियो में, और जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को देख के जाइए। ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि यदि ऊर्जा अपने अधिकेंद्र बिंदु से सभी दिशाओं में विकसित होती है तो इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं भूकंप। ठीक है। तो भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भू का मतलब होता है धरती और कंप का मतलब होता है कांपना। जब भी धरती या किसी अचानक तरीके से जो क्या होती है कांपती है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। तो ऐसे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, एग्ज़ाम में ऐसे घुमा के आएगा कि यदि ऊर्जा अपने अधिकेंद्र बिंदु से सभी दिशाओं में विकसित होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बहुत ही सुंदर शब्दों में कहते हैं भूकंप। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 कि नदी की जल धारण क्षमता से अधिक जल का विसर्जन क्या कहलाता है। नदी की जल धारण क्षमता से अधिक जल का विसर्जन क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं बाढ़। आप जानते होंगे, जब नदी में जल का अतिरिक्त मात्रा आ जाए तो नदी उस जल को अपने पास नहीं रखती है, बल्कि उस जल को बाहर की तरफ फेंक देती है। जिसके फलस्वरूप क्या आता है? बाढ़ आता है। ठीक है। जैसे एक गिलास, मान लो एक गिलास है आपके सामने, उसको अगर हम पानी से भर देंगे और इसके बाद और भरने का प्रयास करेंगे तो पानी क्या होगा? बाहर की तरफ गिरेगा। वैसे ही नदी क्या करती है, जब भी अपने अतिरिक्त जल को संग्रहित करती है तो वह अतिरिक्त जल को रख नहीं पाती है और बाहर की तरफ क्या हो करती है? फेंक देती है, जिसके फलस्वरूप बाढ़ जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं और ऐसे में धन जन का काफ़ी क्षति पहुँचता है। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय पट्टी में समुद्री तल के गर्म हो जाने पर कौन सी घटना घटती है? तो इसका राइट आंसर होगा चक्रवात। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ूंगा। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक घटनाओं के कारण महासागर में बनने वाली लहर को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सुनामी। ठीक है। सुनामी क्या होता है? सुनामी जो है एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो भौगोलिक घटनाओं के कारण घटती है और महासागर में लहर के रूप में उत्पन्न होती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 45 कि बहुत कम वर्षा के साथ और स्वाभाविक रूप से शुष्क मौसम का लंबी अवधि तक बने रहना क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं सूखा। ठीक है। सूखा आप लोगों ने सुना होगा कि जिस स्थान पर वर्षा कम होती है, जहाँ पर वर्षा कम होने के कारण जो है कृषि कार्य को नहीं संपन्न किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में हम कहते हैं कि वहाँ पे सूखा पड़ गया। ठीक है। तो ऐसे नहीं पूछेगा, आपको सामने प्रश्न घुमा के देगा कि बहुत कम वर्षा के साथ और स्वाभाविक रूप से शुष्क मौसम का लंबी अवधि तक बने रहना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सूखा बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पराबैंगनी विकिरण से मनुष्य में कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सफ़ेद मोतिया और त्वचा का कैंसर। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि समताप मंडल में ओजोन परत होता है और ओजोन परत ही पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है, क्योंकि अगर ओजोन परत नहीं होता तो धरती पे इतना ज़्यादा तापक्रम होता कि यहाँ पर जीव जंतु और मनुष्यों का रहना क्या हो जाता, काफ़ी कठिन हो जाता। लेकिन भगवान की ये मेहरबानी आप कह सकते हैं कि ओजोन परत है और ओजोन परत में अल्ट्रावायलेट ओजोन परत जो होता है, अल्ट्रावायलेट जो किरण जो होता है उसको रोकता है, जिसके कारण वह किरण धरती तक नहीं पहुंच सकती है और यहाँ पे तापमान जो है सामान्य बना रहता है।
अगला प्रश्न है कि सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो सामान्य वर्षा का पीएच मान होता है लगभग 5.7। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पीएच मान से रिलेटेड भी एग्ज़ाम में प्रश्न होंगे, तो आपको पीएच मान से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, चाहे रक्त का पीएच मान हो, चाहे बहुत सारा पीएच मान होता है अलग अलग चीज़ का, तो उसको आपको पढ़ लेना है अगर आपके पास डाटा है तो, या किताब है तो। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा में उपस्थित मुख्य अम्लों के नाम बताइए। यानी कि अम्ल वर्षा में कौन कौन से 2 ऐसे अम्ल होते हैं जिसके कारण अम्ल वर्षा होता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो अम्ल वर्षा के होने का 2 ही कारण है, 2 ही खतरनाक अम्ल है, एसिड है, जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये 2 ऐसे मित्र हैं जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। अगर ये 2 गैस ना हो, 2 अम्ल ना हो, तो अम्ल वर्षा का जिक्र ही इतिहास में नहीं होगा। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है अम्ल वर्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है इस वीडियो का 49 नंबर प्रश्न कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वर्षा के जल में घुलकर कौन सा गैस बनाती है। यानी कि हमारे वायुमंडल में CO2 गैस है। जब भी CO2 गैस जो है जब वर्षा के जल में घुलती है तो घुल करके कौन सा गैस का निर्माण करती है, तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा आपके सामने कि UNFCCC का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो UNFCCC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर नाम है, आपको इसको अच्छे तरीके से याद करना है। तो UNFCCC का पूरा नाम क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कुछ भी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो के देखिए और अच्छा स्कोर इस सब्जेक्ट में कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको कह दूं कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चों को जो है हेल्प मिल सके। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगा कि इस सब्जेक्ट का जितने भी प्रश्न हैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आइए और अच्छे से टिक आउट कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि MCQ टाइप का प्रश्न होते हैं। तो जय माता दी कह करके जो है आपको टेक आउट नहीं करना है। ठीक है, सो अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।